हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं अभी आपको जितने आर्म फोर्सेज हैं, जो भी आर्म फोर्सेज के एग्जाम होंगे, ये ग्रामर उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। इस बात का तो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि जो भी ग्रामर पोर्शन में कवर करूंगा वो सारे आर्म फोर्सेज में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो डियर, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर के माध्यम से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको साइन अप या साइन इन करके आप डैशबोर्ड के अंदर पहुंच सकते हैं और जहां से आपको सारी हमारी कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इन केस अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर हमारा है, इस पे आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए डियर, ग्रामर सेक्शन में अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो था हमारा पैसिव वॉइस। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा कि अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की और पैसिव वॉइस अगर ना हो तो मजा आई थिंक नहीं आएगा। तो डियर, आज हम पैसिव वॉइस के थोड़े डिटेल में चलेंगे। अभी जो हमने पीछे करा था वो करा था टेंसेज और मोडाल्स का और इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करा था, उसका मैंने प्रैक्टिस भी आपको करवाया। तो आज हम जो करने वाले हैं डियर, वो करने वाले हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ पैसिव वॉइस। लाइक आज हम पहले देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ सॉरी आज हम देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स। अगर सेंटेंस में आपको डबल ऑब्जेक्ट्स दे दिया जाता है तो उसको पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। एक्चुअली चेंज करना आपके एग्जाम में कहीं नहीं आता, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मैं रूल्स पढ़ा रहा हूं इससे आपको एरर डिटेक्शन में काम आ सकता है, फिलअप्स में काम आ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो डियर सबसे पहले हम एक एक्टिव स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं और जो एक्टिव स्ट्रक्चर आपका होता है वो होगा सब्जेक्ट वर्ब, एक आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम DO नाम दे रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा करेंगे कि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगर जिनको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दिक्कत हो, परेशानी हो तो एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताएं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा भी बताता हूँ। देखिए, जब सेंटेंस में हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो, एक हो, तो वो आपका हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तब उनमें से एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। कैसे पता करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स होने पे? डायरेक्ट आपको व्हाट का रिप्लाई दे देगा और जो इनडायरेक्ट है वो आपको होम का रिप्लाई देगा। जब आपको सेंटेंस में व्हाट और होम दोनों का रिप्लाई मिल जाए तो समझ जाइए कि उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। व्हाट वाला आपका डायरेक्ट होगा और होम वाला आपका इनडायरेक्ट होगा। चलिए, हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली यही कहा जाता है कि हम वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें फिर बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसे ये सेंटेंस दे दिया जाए तो इसके दो तरीके से पैसिव वॉइस संभव है। एक संभव है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बगल में हम इसको पहले लेके चले आए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, फिर जो भी अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस भी टेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं एक हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। फिर यहाँ पर हमें पता है कि वर्ब की V3 फॉर्म हम पैसिव वॉइस में लगाते हैं, प्लस अब डायरेक्ट बाई प्लस एजेंट आप नहीं लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आएगा आपका बाई प्लस एजेंट। और आज मैं एग्जांपल्स भी साथ में करता चलूंगा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस 1। और दूसरे पैसिव वॉइस पे आते हैं कि मन में एक चाहत होती है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले क्यों नहीं आते। आपकी मर्जी, जिसको आप पहले लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर जब हमने इनडायरेक्ट को पहले लाया तो डायरेक्ट को एज इट इज वर्ब के साथ हमने लिख दिया, लेकिन ये काम हम इनडायरेक्ट के साथ नहीं कर सकते। वी हैव टू राइट डाउन टू preposition, सॉरी, वी हैव टू राइट टू preposition, टू और फोर। देयर शुड बी लाइक टू या फोर, दोनों में से कोई एक preposition आएगा
देन यू हैव टू राइट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कभी कभी ना लाइक टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो ये मार्कर का ना जो नीब होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। आई होप इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ी देर बाद जब रिलैक्स करेगा ना तो अपने आप सही भी हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं और उसको हम पहले चेंज करें, छोड़ दीजिए कि कैसे हमने स्ट्रक्चर लिखा है, पहले हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा मिसबिहेव करना शुरू कर देता है, लाइक माल फंक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम इसको कहते हैं। तो अगर मैं लिखूं शी, ये हमने प्रैक्टिस वाले करवाए थे प्रैक्टिस वाले क्लास में भी। शी टीचेज अस इंग्लिश, इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते और समझने की कोशिश करते कि अगर आपको प्रैक्टिस वाले बैच में नहीं समझ में आया तो यहाँ आई होप समझ में आएगा। पहले हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आता है, होम का रिप्लाई होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होम का रिप्लाई होता है। होम डज शी टीच, तो जवाब आएगा अस। तो अस को अगर हम पहले लेके आए तो वी। अब हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा आर। और क्यों लिखा, हमने बताई थी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो एम इज आर आपका जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। तो वी आर, फिर वी थ्री टीच का आता है टॉट, वी आर टॉट। अब हमने ये लिखा था कि अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज रह जाएगा जो वर्ड का रिप्लाई होगा, तो इंग्लिश यहां पर एज इट इज आ जाएगा। वी आर टॉट इंग्लिश बाई हर, बाई हर। यहां क्लियर। अब आते हैं कि दूसरे तरह से अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए तो, अब ट्रांसलेट तो यो सॉरी चेंज कर दिया जाए तो हम इंग्लिश को पहले लिखें, इंग्लिश को पहले लिखें। जब इंग्लिश लिखेंगे तो इज आ जाएगा, ठीक है, टॉट हो जाएगा। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि टू कब आएगा और फोर कब आएगा। तो हमने कल की क्लास में प्रैक्टिस बैच में हमने बताया था कि टू जो होता है वो रिसिपिएंट के लिए होता है, RECEPEINT, रेसिपिएंट के लिए होता है। और फोर जो होता है बेनिफिशियरी के लिए होता है। अब इस बात को समझिए कि बेनिफिशियरी और रेसिपिएंट होता क्या है। देखिए, जब हम बेनिफिशियरी की बात करते हैं तो वो वर्ब का रिसीवर होता है। जब हम वर्ब करते हैं ना, किस व्यक्ति पे वर्ब एक्शन को किया गया है वो आपका रिसिपिएंट होगा। और फोर हम उन ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे जो बेनिफिशियरी होगा, मतलब उस एक्शन को किसके लिए किया गया है। अब टीचर्स यहां पर किसके लिए किया गया ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन किस पर किया गया ये हमें पता चल रहा है। तो जब किस पर किया गया इट मींस वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। सो यहां पर टू प्रेपोजिशन आएगा। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। समझ में आ रहा होगा आई होप कि बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि बेनिफिशियरी उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो एक्शन को रिसीव ना करके वो एक्शन उस इंसान के लिए किया गया है। देखिए, मैं दूसरा एग्जांपल्स देता हूं। अगर मैं लिखूं she brought me a pen। देखिए, कुछ लोग शायद इस तरह के सेंटेंसेस नहीं सुने होंगे, तो इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं, she brought a pen for me। अब बताइए, ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। जब हम एक्टिव में भी लिखेंगे ना, जब ये बेनिफिस, देखिए ये ब्रॉड एक्शन इस पे नहीं किया गया, मी पे नहीं किया गया, मी के लिए किया गया है। इट मींस यहाँ पे ब्रॉड का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका पेन, लेकिन जो मी है एक्चुअली वो बेनिफिशियरी है। जो भी एक्शन किया गया, आप लोग सुने होंगे बैंक अकाउंट जब हम खुलवाते तो आप बेनिफिशियरी का नाम भरते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी एज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बेनिफिशियरी वह ऑब्जेक्ट होगा जो एक्शन को रिसीव ना करके, बल्कि वो एक्शन उसके लिए किया जाएगा। मतलब उसमें जो एक ऑब्जेक्ट होगा ना, एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का जो बेनिफिशियरी होगा उसी के लिए वो लाया गया है, किया गया है, जो भी चीज होगा। जरा देखें इसको, शी ब्रॉट मी अ पेन या शी ब्रॉट अ पेन फॉर मी। अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर हम दो सेंटेंसेस लिखें तो अगर दोनों की बात करें हम, देखिए थोड़ा सा एक्चुअली तो जिगजैग हो भी जाता है और थोड़ा सा मिसबिहेव करने लगता है। चलिए, तो यहां से समझेंगे कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और अ पेन, लेकिन यहां पर जो एक ऑब्जेक्ट है वो अकेला ऑब्जेक्ट है, यही है। तो अगर इसकी पैसिव वॉइस संभव है तो इसकी दो पैसिव वॉइस होगी।
लेकिन अगर इसकी हम पैसिव वॉइस बनाए तो इसका सिर्फ एक होगा। अब ये भी समझने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। शी बॉट मी अ पेन, तो मैं पहले मी को लेकर के आता हूं, तो आई वॉज ब्रॉट, और शायद बॉट मैंने बोला उसको फर्स्ट टाइम। आई वॉज ब्रॉट अ पेन, हमने व्हाट वाले ऑब्जेक्ट को एज इट लिख दिया बाय हर। ठीक है, अब इसमें अ पेन को पहले लेकर के आ जाइए, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट है। तो पेन वॉज ब्रॉट, अब यहां पर टू नहीं होगा, क्योंकि अब ब्रॉट का बेनिफिशियरी लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर मी बाय हर। लेकिन अगर इसको कहे कि इसको पैसिव वॉइस आप चेंज कर दें, तो देखिए ये जो मी है ना, एक्चुअली वो फोर का ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम इसका पैसिव वॉइस इसको हम पहले नहीं ला सकते। तो इसका एक ही संभव है कि अ पेन वाज ब्रॉट। अब देखिए ये जो फॉर मी है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा, फॉर मी बाय हर। आई होप कि डबल ऑब्जेक्ट्स वाली पैसिव वॉइस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कब टू लगेगा कब फोर लगेगा, और ईदर ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। दोनों में से अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों को हम कैसे भी लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑर्डर जो ऑब्जेक्ट लिखने का है, पहले हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर ये फॉर्मूला है तो इसके दो पैसिव वॉइस हैं, लेकिन अगर पहले हम लिख दें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में लिखें टू या फोर प्रेपोजिशन के साथ, इसको माइट भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही पैसिव वॉइस संभव है। ऊपर के एग्जांपल से ये चीजें क्लियर हो गई। तो जब भी डबल ऑब्जेक्ट्स आपको मिले तो डबल ऑब्जेक्ट्स का आप पैसिव वॉइस ध्यान ये रखना है कि रट्टा नहीं लगाना है कि उसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ गए तो हमेशा बनेगा। संभव तभी होगा जब इनडायरेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट बाद में आएगा। पैसिव वॉइस दो तभी उसका संभव होगा जब एक ऑब्जेक्ट पहले में जो आएगा वो इनडायरेक्ट होना चाहिए, और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये चीजें हमने आपको बताई, एंड आई होप अगर चाहे तो एक एग्जांपल्स मेरे मन में और आ रहा है तो वो मैं देना चाहूंगा। शी टोल्ड अस अ स्टोरी, शी टोल्ड अस अ स्टोरी। अब इसको अगर हम बनाएं तो हम क्या होगा, वी पहले आ जाएगा, वी वर टोल्ड अ स्टोरी, वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। एंड सेकेंड वन इज a story was told। अब यहाँ told मतलब हम ही को कहा गया, वो जो told का एक्शन था वो हम पे हुआ है, तो हमारा यहाँ पर रेसिपिएंट होगा, सो टू प्रेपोजिशन आएगा, told to us by her। अगर told का यूज एक्टिव वॉइस में हम करेंगे, टेल का यूज हम एक्टिव वॉइस में करेंगे, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, इसमें टू नहीं लगाते। ये बात आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं नरेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में। लेकिन टेल के साथ भी टू संभव है व्हेन इट इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पे द स्टोरी वाज टोल्ड अस हम नहीं लिख सकते, अगर यहाँ वाला ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे कि टोल्ड अस बाय हर, तो ये गलत हो जाएगा, हमें टू प्रेपोजिशन यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। तो आई होप ये पैसिव वॉइस अब आपको बिल्कुल अच्छे से डबल ऑब्जेक्ट्स वाले समझ में आ गए होंगे। अब एक हम ये देख लेते हैं, दूसरा जो हमारा है इसे हम ये कह सकते हैं कि चलिए एक नेक्स्ट हमारा है कि एक स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस का ऐसा होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एंड देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कंप्लीमेंट होता है। अब वहां पर देखिए दो, अभी हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट साथ साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट साथ साथ नहीं होते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी कहते हैं। ये जो कंप्लीमेंट होता है एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के लिए आता है, इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से एक चीज और छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी
एक होता है जो कंप्लीमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। व्हेन द कंप्लीमेंट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एंड व्हेन द कंप्लीमेंट टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो यहां पर कभी हो जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो आएगा, अब उसके बाद कंप्लीमेंट होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि सर कंप्लीमेंट क्या होगा? तो कंप्लीमेंट जनरली आपका जो आता है वो नॉन या एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए अब इसको जरा हम पैसिव वॉइस पहले लिखने की कोशिश करें। तो देखिए कंप्लीमेंट का तो कोई इशू होगा नहीं, हमें ऑब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहां पर हमें पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर हम कंप्लीमेंट रख देंगे पहले, और उसके बाद हम लिखेंगे बाई प्लस एसेंट। क्लियर? चलिए अब इसको जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। We elected him monitor. We elected him monitor. हम लोगों ने उसे मॉनिटर इलेक्ट किया। अब देखेंगे कि सर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि सर ये ऑब्जेक्ट्स तो है लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये क्या है? इसका कंप्लीमेंट है। ठीक है, ये इसका क्या है? कंप्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, जैसे हम पीछे देख रहे थे वहां पे व्हाट और हुम का रिप्लाई आ रहा था, यहां पर भी आई थिंक आप देखोगे वी इलेक्टेड हिम व्हाट मॉनिटर, लेकिन ये मॉनिटर यहां पर ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये मॉनिटर यहां पे हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब इसको अगर हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए कह दिया जाए, सो वी शुड नॉट कंसीडर द मॉनिटर एज एन ऑब्जेक्ट, सो हमें हिम को पहले लाना पड़ेगा। जब हिम को पहले लाएंगे तो ही हो जाएगा, फिर was elected monitor, he was elected monitor by us। किसी भी केस में हम किसी भी केस में पहले इसको मॉनिटर को नहीं ला सकते कि मॉनिटर वाज इलेक्टेड। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? तो हमेशा इस चीज का देखेंगे कि जब वो कंप्लीमेंट होगा तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये दोनों इक्वल साइन से सही हो जाएगा। हिम इक्वल टू मॉनिटर सही है, हिम इक्वल टू मॉनिटर होगा, मतलब ही है जो मॉनिटर है, तो इक्वल हम साइन लगा सकते हैं। अब जरा पीछे आते हैं, थोड़ा सा बैक स्लाइड में करता हूं। अगर यहां पर देखें, क्या ये दोनों इक्वल साइन से रिप्लेस हो सकता है? क्या वही मीनिंग देगा कि अगर हम इक्वल लगा दें तो क्या जो ये पहले मीनिंग दे रहा था अभी भी वो मीनिंग दे रहा है? क्या हम लोग स्टोरी हैं? नहीं ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये कंप्लीमेंट नहीं है, लेकिन यहां पर जब हमने उसको रिप्लेस किया इक्वल टू से तो हमें पता चल गया कि हिम इज इक्वल टू मॉनिटर, मतलब हिम जो है वही मॉनिटर है। आई होप कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कब वो डबल ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा और कब ऑब्जेक्ट्स प्लस कंप्लीमेंट मिल जाएगा। चलिए जरा देखिए, पीपल इलेक्टेड हिम लीडर। देखिए जरा यहां पर इक्वल लगा करके तो आप पता कर पाएंगे कि हाँ हिम है जो लीडर है, तो यहां पर दोनों इक्वल हो गया, हिम इक्वल टू लीडर, इट मींस लीडर जो है वो हिम के लिए कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। अब फिर से इसको हम पैसिव वॉइस बना देंगे, ही वॉज इलेक्टेड लीडर बाय पीपल, और यहाँ पे पीपल इन जनरल है तो इससे पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है। चलिए, तो ये थी हमारी कि ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था। अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब एक और स्ट्रक्चर्स देखेंगे जरा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ना प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है जरा इस बात को पहले जान लीजिए। जो वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म होती है इसका इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है,
एक होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं नॉन के जैसा, तब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के काम आता है। और एक होता है एडजेक्टिव के जैसा, जो किसी नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है, किसी नॉन या प्रोनाउन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे, उसको डिस्क्राइब करे, तो ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। ध्यान रखेंगे कि आईएनजी वाले नॉन हम तभी कहेंगे आईएनजी वाले को नॉन जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या हमें पता है कि कंप्लीमेंट भी होता है, तो ये कंप्लीमेंट का भी काम कर सकता है। क्लियर है? तो आईएनजी के दो फंक्शंस हैं, एक तो नॉन बनेगा, एक एडजेक्टिव बनेगा। अब जरा यहां पर देखिए, इसको हम पहले पैसिव वॉइस में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसको एज इट इज हम रहने देंगे, पीआर और पीआरटी लिख देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एंड देन आएगा बाई प्लस एजेंट। देखिए जरा एक सेंटेंस, आई सॉ हिम गोइंग टू मार्केट। देखिए हमें इसका पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। आई सॉ हिम को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, और कैसे बनेगा जरा देखिए। तो जब हिम को हम शुरू में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा ही वॉज सीन, ही वॉज सीन। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा गोइंग टू मार्केट बाय अस। देखिए ये जो हम देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो ये कभी आ रहा है, कभी हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं, कभी हम सेकंड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कभी हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये एक्चुअली अदर वर्ड्स का काम करता है, ठीक है। ये एक एज अ फ्रेज यूज होता है और इसका पैसिव वॉइस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो इसको हम कभी पैसिव वॉइस में कंसीडर भी नहीं करते, इसको एज इट इज, जो हमारा चेंज होता है उसके बाद इसको एज इट इज रख दिया जाता है। चलिए आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत अब नहीं होगा इस तरह के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज को बनाने में। अब आते हैं कि एक हमारा पॉजिटिव वर्ब है, मतलब सेम चीजें अभी बता रहा हूं, फ्लो में पूरा मुझे वो अब याद आता जा रहा है और मैं उस चीज को करता चल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक हमारा है पैसिव ऑफ पॉजिटिव वर्ब। पैसिव ऑफ कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, पहले इस चीज को जान ले। कॉजेटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं एक्चुअली वो किसी व्यक्ति को कॉज करता है कोई एक्शन को करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अपना बाल कटवाता हूं, तो यहाँ पे बाल कटवाना जो भी हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो एक कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत होगा। रीजन कि मैं बाल नहीं काटूंगा, बल्कि मैं किसी के लिए कॉज बनूंगा, या किसी को मैं कहूंगा और वो कोई मेरा काम कर देगा। तो जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, इट मीन उस एक्शन के होने का कारण तो आप ही हो ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ये सारी काम करवा लूंगा, इट मीन्स आई विल नॉट डू द वर्क बट आई विल गेट समबडी इंगेज टू डू दिस वर्क। कि मैं सभी को किसी को इंगेज करूंगा और उससे कहूंगा कि भैया ये सारे काम आप कर दीजिए। तो इसमें आपके दो वर्ब्स हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक है हमारा मेक और एक है हमारा हेल्प। इनको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। और एक हमारे होते हैं गेट, जिनको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। अब रीजन बता रहा हूं कि इससे जो बने सेंटेंस होते हैं वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होते हैं, ठीक है। तो मेक और गेट वाले का जरा देख लीजिए कैसे हम बनेगा। सब्जेक्ट आएगा, फिर हम मेक और गेट, और जिस भी टेंस में आप चाहे मेक और गेट का सॉरी मेक और हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसके बाद आएगा बेयर इन्फिनेटिव। काफी जानकारी आज की क्लास में आई होप आप लोग को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आपको नई नई चीजें आपको भी पता चल रहा होगा। अगर आपने पढ़ी अच्छी से तो कोई बात नहीं है, तब तो आप ये सारी चीजें जानकारी लेते होंगे, जानकारी रखते होंगे इसका। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? एक्चुअली इन्फिनेटिव एक फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे हम बात करते हैं ना, एक हमारा इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फुल इन्फिनेटिव
और एक होता है हमारा बेयर इन्फिनिटिव। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि बेयर और फुल होता क्या है। जो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, अगर उसके पहले हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब कहने का हुआ कि टू लगा दे, उस वर्ब बेस फॉर्म के पहले टू लगा दे, तो इसे हम फुल इन्फिनिटिव कहेंगे। और जब इन्हीं V1 में से इस टू को हटा लिया जाए तो ये टू को हटा लिया जाए तो हमारा बचेगा ये सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। ये जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ये जो वर्ब की आपकी बेस फॉर्म होती है जिसको हम V1 फॉर्म कहते हैं, इन्हीं को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो कहने का मतलब जो आप कहते हैं गो, कम, रन, वॉक, ये सारे सारे आपके बेयर इन्फिनिटिव हैं। चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। एक सेकेंड, हमें पता है कि जैसे भी हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब एक जरूर होगा, तो इसके बाद क्या आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके बाद जो वर्ब हमारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पर्टिकुलर वर्ब लिया है कि मेक या हेल्प का इस्तेमाल करना है, तो उसको हम V3 में लिखते हैं। तो हम V3 ना लिख करके मेक को V3 करेंगे तो ये मेड हो जाएगा, और हेल्प को V3 करेंगे तो ये आपका हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर चला गया है, अभी जो बेयर इन्फिनिटिव है उसे आप फुल इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है। फुल इन्फिनिटिव में चेंज करना है, फिर आपका बाई प्लस एजेंट एज इट इज जो हम लगाते हैं वो आ जाएगा। ये तो बाय डिफॉल्ट है। चलिए एग्जांपल्स देख लीजिए। she make me सॉरी मेक्स होगा, she makes me cry। अब इसका मतलब होता है, देखो क्राई का मतलब होता है रोना, लेकिन जब हम बोलते हैं ना मेक मी क्राई, मेक समबडी क्राई, तो इसका मतलब होता है किसी को रुलाना। रुलाना का अंग्रेजी में कोई वर्ड है नहीं एक्चुअली, क्राई का मतलब रोना होता है। तो अगर रुलाने का मतलब कहना हो कि हम किसी को रुला रहे, इट मीन्स यू आर बिकमिंग द कॉज फॉर दैट एक्शन, दैट पर्टिकुलर एक्शन, कि वो जो भी एक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए जस्ट यू आर बिकमिंग अ कॉज, आप एक कारण बन रहे हो। शी मेक्स मी क्राई मीन्स शी इज नॉट क्राइंग, the person who is crying is me। सो यहाँ पर एक्शन एक्चुअली क्राई का हो रहा है, जो कि शी नहीं कर रहा है बल्कि शी कारण बन रहा है, इसलिए हम मेक को पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा आई, V5 है आपका तो आई एम लग जाएगा। अभी हमने देखा कि मेक को V3 फॉर्म मेड होता है। अब ये जो बेयर इन्फिनिटिव था उसे फुल इन्फिनिटिव में चेंज करना होगा। आई एम मेड टू क्राई बाई हर। ठीक है, अब कुछ लोग के माइंड में आ रहा है सर हेल्प के साथ तो हम लिखते हैं लाइक दे हेल्प्ड मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो वो गलत बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली होना चाहिए दे हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, ये सही सेंटेंस होगा। ठीक है, अब इसको हम पैसिव वॉइस करेंगे। ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, इसको पैसिव में लिखेंगे आई वॉज हेल्प्ड टू लिफ्ट द बॉक्स बाय देम। तो अभी हमने सिर्फ एक ही पैटर्न पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हमने सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट आएगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, कंप्लीमेंट आएगा तो कैसे चेंज करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव आएगा तो कैसे चेंज करेंगे। आई होप, मैं एक बार थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं कि कितने देर की हो गई क्लास, तो मैं ज्यादा देर नहीं देना चाहता हूं। चलिए आधे घंटे की क्लास हुई है तो थोड़ा सा मैं अभी इसमें इंक्लूड और करूंगा। आज हम थोड़े से सीखेंगे। अब मार्कर जा करके इतने देर बाद मेरा सही हो गया। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, चलिए तो डियर देखिए, फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं विच रेफर्स टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एक्सेट्रा, वार्निंग एक्सेट्रा।
कि वैसा सेंटेंस जो किसी को ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे, सजेशन दे। देखिए एक्टिव वॉइस में हमें कोई दिक्कत नहीं, वो ऑर्डर दे रहा हो, रिक्वेस्ट दे रहा हो, सिंपल एक ही स्ट्रक्चर से काम चल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसको पैसिव में चेंज करने की, तो हमें प्रत्येक सेंटेंस का मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मीनिंग वी नीड टू मेक अ पैसिव स्ट्रक्चर और पैसिव सेंटेंस। हमें जब मीनिंग पता चलेगा तब हम उसका पैसिव स्ट्रक्चर डिराइव कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल बी अनेबल, वी विल like what should I speak, we won't be able to do this, नहीं हो पाएगा फिर उससे अगर हम मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए एक्चुअली इंपेरेटिव्स आज ऐसा करता हूं ना कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं आज इंपेरेटिव्स को डिराइव कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास में इंपेरेटिव्स के पूरे डिटेल में मैं पैसिव वॉइस बता दूंगा। तो आज हम ऐसा करते हैं कि इसके आगे से नहीं हटा देते हैं, ओहो, इसके आगे से हटा देते हैं और आज हम इंपेरेटिव ही सीख लेते हैं। तो देखिए आई होप आप सभी को आता होगा, बट मैं चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं। इंपेरेटिव्स के लिए आपके पास एक ही स्ट्रक्चर्स होता है, सब MB1, एंड इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड इफ यू हैव एवर बीन टू एन इंस्टीट्यूट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ये स्ट्रक्चर्स और ये सेंटेंसेज वहां पे बहुत ज्यादा कराते हैं। MB1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही एक है जिसका इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है, और ये जो सेंटेंस है इसी का मतलब हो सकता है, इससे हम ऑर्डर का मीनिंग दे सकते हैं, इससे हम रिक्वेस्ट का मीनिंग दे सकते हैं, हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं, हम किसी को वार्निंग दे सकते हैं, एटसेट्रा। तो एक ही स्ट्रक्चर से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या वार्निंग। अब देखिए एक दूसरा इसका नेगेटिव भी हम जान ले। नेगेटिव इसका होता है डोंट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए यहीं तक मैं समाप्त करूंगा, ठीक है, इसको एलोबरेट करके। ये आपका नेगेटिव है, वो आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस बात को समझने की यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि सर हम यहाँ पर सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म और वर्ब की जो हम जिसको अपनी तरफ से मान लेते हैं कि फिफ्थ फॉर्म, एक्चुअली इसको हम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। तो यहां पर MB5 क्यों नहीं लग सकता है? या हम यहां पर यूज कर रहे हैं डोंट, हम यहां पर डजंट क्यों नहीं यूज कर सकते? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू ऑल, सभी के लिए आप क्वेश्चन है कि आप जवाब हमें दे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें चीजों को कि व्हाई वी यूज ओनली MB1 और डोंट फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस, MB5 क्यों नहीं लिखते। चलिए अब आएंगे कि हमें समझना पड़ेगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो पहले हम ऑर्डर और एडवाइस में आपको डिफरेंस बता दें, और फिर हम कल इसका पैसिव वॉइस देख लेंगे, तो थोड़ा और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑर्डर और एडवाइस, आप सभी लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपके जो सीनियर्स होते हैं क्या आपको वो एडवाइस देते हैं या ऑर्डर देते हैं? इन जनरल जो भी करवाना होता है, ज्यादातर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत हमें मौका मिला है, काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज हमारे फ्रेंड्स आर्मी में हैं, CRPF में हैं, तो मुझे मौका मिलता है कभी कभी जाने की, तो मैं वहां पे देखता हूं कि जनरली ऑर्डर दिया जाता है आपको, कोई ना कोई जो सीनियर्स होते हैं ऑर्डर देते हैं। तो देखिए ऑर्डर देना और एडवाइस देना दोनों सेम सेंटेंस है। अगर मैं लिखूं किसी को डू दिस, अब आगे वाला इंसान समझने को जो भी वो समझ सकता है, डू दिस का मतलब इसको करो, एज एन ऑर्डर भी वो ले सकता है और एज एन एडवाइस भी ले सकता है। एक्चुअली एंड नहीं आएगा, ठीक है, एज ऑर्डर और एज एडवाइस ले सकता है। कैसे हम समझेंगे? देखिए तो ऑर्डर के साथ हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि इट इज अ कंपल्सन। ये क्या होता है आपका? ये कंपल्सन होता है। जब भी कोई एक्शन आपको इस तरह से कह दिया जाए कि भाई उसको करना ही है, वेदर यू वांट इट और नॉट, चाहे आप इसको चाहें या ना चाहें, यू हैव टू डू दिस, दैट मीन्स दैट इज एन ऑर्डर, वो आपका एक ऑर्डर है। क्लियर? एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडवाइस, तो एडवाइस अगर हम बात कर रहे हैं डियर, तो एडवाइस मीन्स यू आर फ्री टू डू। तो हमें तो पर्टिकुलर कोई सेंटेंस मिलेगा जिसमें हमें ऑर्डर और एडवाइस को डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे मैं लिखूं come here at 4 o'clock, and second one is
टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अब इतना समझना आपके लिए तो आसान होगा कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे एक डॉक्टर दे रहा है, तो डॉक्टर जनरली एडवाइस देता है, ऑर्डर नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो भैया आपको बता दिया है, जस्ट इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। आप इसे करना चाहते हो नहीं चाहते हो, नहीं करो, अच्छी बात है, डॉक्टर को और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है कम हेयर एट 4 o'clock, सपोज आपके सीनियर आपको बोल रहे कम हेयर एट 4 o'clock, इट मीन्स आपकी नींद खुले ना खुले इससे उनको कोई मतलब नहीं है, आपको जस्ट हाजिर लगाना है, वहां पे हाजिरी लगाना है तो हाजिरी लगाना है। सो दिस बिकम्स ऑर्डर एंड दिस बिकम्स एडवाइस। तो ऑर्डर और एडवाइस समझ में आ ही गया होगा। रिक्वेस्ट को मैं बता दूं, रिक्वेस्ट इज ऑलवेज रिटन विद प्लीज और काइंडली। तो जहां भी आपको प्लीज और काइंडली दिख जाए ये आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। ऑर्डर हमने बता दी, एडवाइस बता दी, रिक्वेस्ट बता दी। वार्निंग क्या होता है? वार्निंग सिंपल आपको सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि वैसा सेंटेंस होता है जिसमें बोला जाता है कि अभी मैंने मना किया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ किए तो आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको हम वार्निंग कहते हैं, ठीक है। जैसे डोंट पार्क योर कार हेयर, अपनी कार को यहाँ पे पार्क मत कीजिए, अदरवाइज वो पता है कि अगर अगली बार करोगे तो कुछ ना कुछ फाइन वगैरह पनिशमेंट वगैरह लगा देगा, टायर का हवा निकाल देगा, ठीक है। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कुछ हम लाइक आपको बता देते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने में, लाइक डे टू डे स्पीकिंग में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए बोला जाता है गो देयर, वहां जाइए, कम हेयर, यहां आइए, नेगेटिव में डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, डोंट कम हेयर, यहां मत आइए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव का बनता है, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो ट्रांजिटिव का, लेकिन एक सेक्शन है जहां पे हम इंट्रांजिटिव का भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। इंट्रांजिटिव वैसे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते, ट्रांजिटिव उनको कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन इंट्रांजिटिव अगर आ जाए कब? इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो इनका पैसिव वॉइस संभव है। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस में आ जाए, असर्टिव लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव में आ जाए, इंटरोगेटिव में आ जाए, तो संभव नहीं होगा। तो चलिए इस तरह की सेंटेंसेस थे, जैसे डोंट मैस विद मी, मुझसे मत उलझो, पता है ना हमारे चाचा जी कौन है? विधायक। तो डोंट मैस विद मी, हमसे मत उलझो। तो डियर ये होते इंपेरेटिव सेंटेंस एंड वी विल डिस्कस द पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू लव द वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं जनरली बोलता नहीं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर कोर्सेज बाय करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंग्लिश आपको कम्प्लीमेंट्री के रूप में दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दिया जा रहा है, ऐसा ही समझ सकते हैं आप, ठीक है। जो आपके प्राइमरी कोर्सेज हैं उसके अलावा आपको इंग्लिश कम्प्लीमेंट्री के तौर पे दिया जा रहा है। चलिए हम मिलेंगे एक डेढ़ नए क्लास में, नए वीडियो में। तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।